नमस्ते। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन और देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर क्या होगा। अगर एक से ज्यादा इंडक्टर है सीरीज पैरेलल तो उनको एक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी सा पोर्शन है। तो लिख लेते हैं अपन कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। और अभी तक मैंने आपको जो इंडक्टर के बारे में बताया बहुत ज्यादा नहीं बताया, सिंपल उसका जो वोल्टेज है हाई माइनस लो लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी। एक टर्म आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैंने आपको बताया एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। तीसरा टर्म मैंने बताया एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। अगर मीडियम कुछ और है तो बी स्क्वायर बाई टू म्यू हो जाएगा इंस्टेड ऑफ म्यू नॉट। ओके, तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर मैंने बिहेवियर कंपेयर करवाया था आपको बिटवीन प्योरली इंडक्टिव, प्योरली रेजिस्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स। तो इंडक्टर जो है वो सडन चेंज अलाउ नहीं कर रहा था, ग्रेजुअल चेंज हो रहा था करंट में। कैपेसिटर में रैपिडली करंट इनफाइनाइट पे जा रहा था और तुरंत जीरो हो जा रहा था, यानी बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ चेंज था। रजिस्टर में जीरो से शूट अप हो रहा था करंट, पर फिर क्या हो जा रहा था, कांस्टेंट। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री एलिमेंट्स। ओके, और हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किए थे कि जो इंडक्टर है वो करंट के सडन चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। यानी स्टार्टिंग में जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, लाइक ओपन सर्किट, है ना। करंट जीरो था स्टार्टिंग में और आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम करंट कितना हो रहा था, इनफाइनाइट। तो फिर वो कैसे बिहेव कर रहा था वहां पे, लाइक ए कंडक्टिंग वायर, नो अपोजिशन टू द करंट। ऑल राइट, वेल लेट अस सी व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो पहला देख लेते हैं सीरीज। अब यहां उतने क्वेश्चंस नहीं बनते, इतने रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन पे आते हैं, तो उतना अपन डेप्थ में जाएंगे भी नहीं, फटाफट से देखते हैं सीरीज। तो मान लीजिए अपने पास दो इंडक्टर्स हैं, सीरीज मतलब एंड टू एंड करंट उनमें सेम फ्लो होगा। इसका इंडक्टेंस है L1, इसका L2 और यहाँ पे एक बैटरी है। ठीक है, ये सर्किट दिया हुआ है। इक्विवेलेंट अपने को ढूंढना है, तो इसका मान लीजिए इक्विवेलेंट ये है L इक्विवेलेंट और वही बैटरी, और क्या होना चाहिए, उतना ही करंट फ्लो होना चाहिए गिवन इंस्टेंट पे। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। तो दोनों में अपन केवीएल लगाते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो इसमें केवीएल लगाया, यहाँ से स्टार्ट किया, पहला वोल्टेज इसके अक्रॉस, तो प्लस माइनस अपन करंट के डायरेक्शन में ही दे दिया करेंगे। तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये इट विल बिकम L1 डी आई बाई डी टी। दूसरा प्लस, सॉरी हाई से लो जा रहा है तो पहले तो इसमें माइनस आ जाएगा, क्योंकि अपन कहां से कहां जा रहे हैं, हाई से लो। फिर हाई से लो, दूसरा टर्म भी माइनस के साथ L2 डी आई बाई डी टी, और फिर E क्रॉस हो रहा है लो टू हाई। अब इतनी बार कर चुके हैं अपन ये कि इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू जीरो, अच्छी बात। तो यहां से अपने को क्या मिल जाता है, जो डी आई बाई डी टी टर्म है कॉमन निकाल लूं अगर मैं, अंदर मिलेगा मेरे पास L1 प्लस L2 इट इज इक्वल टू E। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है अपने पास आ जा रहा है डी आई बाई डी टी, यहां से आ जा रहा है मेरे पास E डिवाइडेड बाय L1 plus L2 from this circuit. I used KVL. Well, equivalent circuit में लिखें अगर अपन equivalent circuit से KVL यूज करें तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ, ये भी हाई लो इसी तरीके से बनेगा, L इक्विवेलेंट इंटू करंट वही है डी आई बाई डी टी प्लस ई इक्वल टू जीरो। सो व्हाट इज डी आई बाई डी टी, आई गेट डी आई बाई डी टी, आई गेट ई डिवाइडेड बाई L इक्विवेलेंट। सो बाई 1 and 2 सिंपली आप क्या देख पा रहे हैं कि L इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, बाय 1 and 2 व्हाट इज L इक्विवेलेंट, यू आर हैविंग L1 प्लस L2। तो इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के जैसा आ जा रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या आता था, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे आता था। तो जस्ट लाइक रेजिस्टेंस आप ध्यान रख लीजिए, इट इज सिग्मा ऑफ L। ओके, तो ऐसे ध्यान रख लीजिए, स्प्रिंग किसके जैसे रहता है, स्प्रिंग एंड कैपेसिटर इनके फॉर्मूले एक जैसे रहता है इक्विवेलेंट में। और थर्मल कंडक्शन यानी थर्मल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस
एंड इंडक्टेंस, इनके फॉर्मूले एक जैसे चलते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा इससे हमें। चलो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सो सी, तो इनमें कोई बहुत खास क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो भी रहेगा आप होमवर्क में देख लेंगे अपन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, so let us take an inductor, another connected to a battery. Okay, इसमें कुछ करंट I1 गया, इसमें कुछ करंट I2 गया। ठीक है, और ये टोटल करंट I डिवाइड होगा डेफिनेटली, पैरेलल है तो। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसे मैंने 0 वोल्ट पे मान लिया, इसे मैं E वोल्ट पे मान सकता हूँ, यू नो इट। तो व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट इंडक्टर VL1, हाई माइनस लो लिख रहा हूं मैं, इट विल बी L1 di1 by dt, यस। और VL2, इट इज L2 di by dt, di2 by dt। एंड आपको ये दिया गया है कि जो VL1 है वो भी E के इक्वल है एंड VL2 वो भी E के इक्वल है। मतलब आप लिख सकते हैं कि L1 di1 by dt it is equal to L2 di2 by dt and it is equal to E, है ना, पैरेलल में कनेक्टेड है तीनों। सो अब क्या करें, इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिएगा। इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट सर्किट में एक ही दिखेगा एंड दिस बैटरी L इक्विवेलेंट, और उसी टाइम पे करंट है I। ठीक है, हाई लो इधर भी दिखा सकते हो आप, हाई लो। सो इसके हिसाब से क्या कंडीशन बनेगी आपकी, इसके हिसाब से बनेगी आपकी E इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी, वही KVL से निकल के आता है। और एक और बात, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ जो है आपका, किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहलाता है KCL, उससे आप देख सकते हैं कि यहाँ एंटरिंग करंट इस जंक्शन पे I है, यहाँ से I1 I2 लीव कर रहे हैं, तो I को क्या लिख सकता हूं मैं, I कैन बी रिटन एज I1 प्लस I2। तो इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, सो di बाई डी टी कैन बी रिटन एज di1 बाई डी टी प्लस di2 बाई डी टी। इसे इक्वेशन 3 बना लीजिए। अब हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि L इक्विवेलेंट किसके टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाए, L1 एंड L2 के टर्म्स में। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे अपन। सबसे पहले फर्स्ट टर्म, ऑल ऑफ यू शुड सी हियर। सो फर्स्ट टर्म क्या है, L1 di1 by dt इज इक्वल टू E। तो di1 by dt की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, E डिवाइडेड बाई L1 लिख सकता हूं। वैसे ही di2 by dt की जगह क्या लिख सकता हूं, E डिवाइडेड बाई L2। एंड di by dt की जगह क्या लिख सकता हूं, E डिवाइडेड बाई L इक्विवेलेंट। सो आई एम गोइंग टू पुट दैट बाई 1, 2 and 3। What will you get? You will get E divided by L equivalent is equal to E divided by L1, E divided by L2. So what you are getting? You are getting 1 by L equivalent is equal to 1 by L1 plus 1 by L2. So just like resistance you are getting. So here sigma of, or you can write 1 by L equivalent, it is nothing but sigma of 1 by L. You can remember like that. So again it is like resistor. Okay. आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी थ्योरेटिकल यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन बनता है अगर, तो आप सिंपली एक फैक्ट से सॉल्व कर सकते हैं इसे, कि इंडक्टर सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करता। ठीक है,
और रजिस्टर कैपेसिटर का बिहेवियर आपको पता है, रजिस्टर में करंट कांस्टेंट रहता है और इंडक कैपेसिटर में तो करंट कितना रहता है, सिर्फ कैपेसिटर सर्किट में जीरो ही रहता है। जैसे आपने की क्लोज की वो फुल चार्ज हो जाता है, करंट जीरो हो जाता है। ओके, सो ये तीन बात अगर आप ध्यान रखेंगे, तीनों का बिहेवियर करंट को लेके, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं बेस्ड ऑन द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं वो। तो देखिए, एक इंडक्टर है और साथ में एक बैटरी दी हुई है मुझे और एक रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है। और जो इंडक्टेंस है इसका वो 1 हेनरी है, इसका जो ईएमएफ है वो 5 वोल्ट है और रजिस्टर के अक्रॉस जो इसका जो रेजिस्टेंस है वही मुझे दिया हुआ है 2 ओम एंड दिस इज माय एंड ए बी और इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, दिस इज गिवन टू अस, ठीक है। और हमें फाइंड करना है, फाइंड, सो ये जो आप ब्रांच देख रहे हैं आप लिख सकते हैं दिस इज ए ब्रांच ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। And we are going to find VA minus VB if first part I is equal to 2 and constant, दूसरा I is equal to 2 ampere and increasing at rate 1 एम्पियर पर सेकेंड। तीसरा पार्ट आप बताएंगे I is equal to 2 एम्पियर एंड डिक्रीजिंग at rate 1 ampere per second. So these are three different parts you have to answer in this question here. VA minus VB. Well, कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है ना? ए से स्टार्ट करो बी तक, जो भी वोल्टेज आ रहे हैं ड्रॉप गेन वो लिखते जाओ। तो सबसे पहले अपन करंट की डायरेक्शन में हाई लो मेंशन कर लेते हैं, वही तरीका है। ए से स्टार्ट करते हैं तो अभी सिंपल फॉर्मूला ही लिख रहा हूं, ऊपर लिख देता हूं। ए से स्टार्ट कर रहा हूं सो वी ए, फिर कहां से कहां जा रहा है, हाई से लो जा रहा है तो माइनस के साथ आएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर याद होगा आपको, एल डी आई बाई डी टी। नाउ कहां से कहां जा रहा है, दिस इज फ्रॉम हाई टू लो सो विल बी विथ माइनस 5, हाई टू लो माइनस आई आर, ठीक है, इक्वल टू 0। अब जो चीजें पता है, आई एम सॉरी नॉट 0, और कहां पहुंच गए आप, VB पे, ठीक है। तो VA माइनस VB टर्म कितना आ जा रहा है आपके पास, सो you'll get VA माइनस VB इज इक्वल टू, फ्रॉम हियर इटसेल्फ VB को इधर ले आइए, L की वैल्यू पुट कर दूं 1, सो 1 इंटू डी आई बाई डी टी माइनस 5 एंड R इज 2 I, बट हाँ ये उधर गया, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, सो ऑल विल ऐड, यू कैन चेक, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, अच्छी बात। अब पार्ट वाइज पुट कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट में करंट की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 एम्पियर, बट डी आई बाई डी टी कितना दिया है, करंट कांस्टेंट है तो डी आई बाई डी टी यहाँ पे कितना दिया है, 0। तो आपके पास आई पता है, आपके पास डी आई बाई डी टी पता है, सो कैन यू सॉल्व फॉर वी ए माइनस वी बी, सिंपल। तो इट विल बी 1 डी आई बाई डी टी 0 प्लस 5 प्लस 2 into 1, so you get 7 volt. Okay, now what about the second part? In second part you are given with di by dt is equal to 1 ampere per second, so Va minus Vb will be equal to 1 into di by dt, so di by dt is 1 plus 5 plus 2 into 1, so you get 8 volt. And what about this one, यहाँ पे करंट डिक्रीज कर रहा है, so take care,
जब करंट डिक्रीज करेगा तो डी आई बाई डी टी निगेटिव रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निगेटिव रहेगा, इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव था. सो हियर इट विल बी -1 एम्पियर पर सेकेंड. सो वी ए माइनस वी बी, इट विल बी 1 इंटू -1 प्लस 5 प्लस 2. और यहां तो करंट आ रहा है, और करंट की वैल्यू मैंने कितनी दे रखी है, 2 एम्पियर. आई एम सॉरी, मैंने करंट की वैल्यू 1 यहां गलत पुट कर दिया इस पार्ट में भी. सो आई विल चेंज द आंसर्स. करंट 2 एम्पियर है, ठीक है. तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 प्लस 4, यहाँ पे 9 वोल्ट आएगा, यहाँ पे 10 वोल्ट आएगा, और यहाँ पे 5 प्लस 4 9, और उसमें से एक जाएगा 8 वोल्ट. सो दीज आर द आंसर्स ऑफ 3 पार्ट्स, लाइक 9 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 8 वोल्ट. ये क्वेश्चन सिंपली बेस्ड था कि आप डी आई बाई डी टी टर्म को कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, एंड हाउ विल यू राइट द वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर. आई होप इट इज क्लियर. एल डी आई बाई डी टी, हाई माइनस लो इज एल डी आई बाई डी टी. लो माइनस हाई लिखोगे तो माइनस आ जाएगा एक और उसमें, ठीक है. वेल, तो ये बेसिक हो गया आपके इंडक्टर का. अब आगे आता है आपके पास आरएल सर्किट. ओके, लेट्स सी व्हाट इज आरएल सर्किट एंड हाउ इट गोस. नाउ नीट स्टूडेंट्स, आपको ये इंटीग्रेशन जो मैं करूंगा अभी आरएल सर्किट्स में, उन पे जाने की जरूरत नहीं है. जेई मेंस के लिए भी उन सब की जरूरत नहीं है, कुछ सीधे फॉर्मूले चाहिए, ठीक है. बस बट एडवांस में यस, वो थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है, और आपको आना चाहिए कि उन फॉर्मूलेज तक हम कैसे पहुंच रहे हैं. तो देखते हैं आरएल सर्किट. ओके, तो इसमें दो आरएल सर्किट होते हैं. एक होता है ग्रोथ आरएल सर्किट और एक होता है डीके आरएल सर्किट. जैसे आपको याद होगा चार्जिंग आरसी और डिस्चार्जिंग आरसी, दो सर्किट पढ़े थे अपन ने आरसी में. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एल जो है इंडक्टर जो है वो भी एनर्जी स्टोर कर सकता है, और इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी रेजिस्टेंस में हीट में कन्वर्ट हो सकती है. मींस इंडक्टर खुद एक बैटरी के जैसे बिहेव कर सकता है, कैपेसिटर भी खुद एक बैटरी के जैसे बिहेव कर सकता है. बस अंतर यह है कि इनकी जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी इन बैटरीज की, ठीक है. सो हाउ वील डील विद दिस, सी. तो पहले मैं बात कर रहा हूं आपके साथ ग्रोथ आरएल सर्किट की. ग्रोथ आरएल सर्किट की, एंड दीज आर सीरीज. ये जो सर्किट्स हम पढ़ रहे हैं दीज आर सीरीज. पैरेलल आप लोग केवीएल से कर लीजिएगा, कुछ अलग नहीं है, क्वेश्चंस में आपको आ जाएगा वो. सो ग्रोथ आरएल सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे आपके पास, और ये भी समझ आएगा इसे ग्रोथ क्यों बोलते हैं. इसमें आपके पास एक इंडक्टर रहेगा, इसमें आपके पास एक रजिस्टर रहेगा, एंड बेसिकली आप प्योरली इंडक्टिव सर्किट तो कभी बना ही नहीं सकते. हमेशा कौन सा ही सर्किट बनेगा, आपका आरएल ही बनेगा, क्योंकि आप इंडक्टर भी बनाओगे तो भी उसमें वायर जो यूज होगा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहने वाला है, ठीक है. सो यही एनालिसिस वहां काम आएगी, और साथ में एक वोल्टेज सोर्स रहेगा, दिस इज बैटरी. सो वी आर स्टडिंग दिस सर्किट्स विथ डीसी बैटरी, और अल्टरनेटिंग करंट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें यही सर्किट्स किसके साथ पढ़ रहे होंगे अपन, एक एसी सोर्स के साथ. चलिए अच्छी बात है, देख लेते हैं. तो लिखिए स्विच इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू 0, ठीक है. और टी उससे पहले इसमें कोई करंट नहीं है, मतलब एट टी इक्वल टू 0 करंट इज 0, कोई करंट नहीं है. नाउ लेट एट t equal to t, current in circuit is I. तो स्विच क्लोज कर दिया, किसी भी टाइम पे हमने करंट इसमें एज्यूम कर लिया I, ठीक है, एट एनी टाइम t equal to t. हाई लो मेंशन कर लीजिए. सो इन डायरेक्शन ऑफ करंट हमने हाई लो मेंशन कर लिया, एंड वील यूज सिंपल किरचॉफ्स लूप लॉ. कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस पॉइंट आई एम राइटिंग. तो केवीएल, तो सर्किट सॉल्व करने के लिए बेसिक केसीएल एंड केवीएल ही है आपका. तो क्या लगाओगे आप यहाँ पे, किरचॉफ्स लूप लॉ. सो प्लस ऑफ ई, देन हाई टू लो माइनस ऑफ
L di by dt, this is voltage across inductor, then resistor, it is minus of IR is equal to 0. वेल इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास डी आई बाई डी टी का टर्म भी है और आई का टर्म भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं. तो एल डी आई बाई डी टी को एक साइड ले जाइए, बाकी दोनों टर्म को दूसरी साइड ही रखते हैं. सो इट इज ई माइनस आई आर. तो ये डी आई डिवाइडेड बाई ई माइनस आई आर इज इक्वल टू 1 बाई एल इंटू डी टी. दिस इज हाउ इट विल बिकम. तो ये कुछ आरसी जैसा ही बन रहा है, वहां क्यू के टर्म में इंटीग्रेशन हुआ था, यहाँ आई के टर्म में इंटीग्रेशन हो रहा है. सो एट टी इक्वल टू 0 करंट इन द सर्किट इज 0. एट एनी टाइम टी इक्वल टू टी करंट इन द सर्किट इज आई. सो व्हाट वी विल हैव, ई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो ये एल एन में चला जाएगा ये टर्म. सो इंटीग्रेशन आएगा माइनस ऑफ 1 बाई आर एल एन ऑफ ई माइनस आई आर लिमिट फ्रॉम 0 टू आई इज इक्वल टू 1 बाई एल इंटू टी फ्रॉम 0 टू टी. So it will be, उसे इधर भेज देते हैं, so it will become ln of e माइनस, एक स्टेप गायब कर दिया मैंने, ln m माइनस ln n, i 0 रहेगा तो नीचे e इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये r उधर चला जाएगा, r बाई एल इंटू टी. ठीक है, अब ln है तो उधर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा ये. सो व्हाट विल गेट, विल गेट e माइनस आई आर डिवाइडेड बाई e इक्वल टू e टू द पावर माइनस आर टी बाय एल. ठीक है, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो ई माइनस आई आर इज इक्वल टू ई टू द पावर आर टी बाय एल. सो इसे इधर, आई आर उधर, सो आई आर कम्स आउट टू बी ई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी. अब मैं जानबूझ के इसे ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि एक टर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सके, माइनस ऑफ टी बाय एल बाय आर, है ना. टाइम कांस्टेंट के टर्म में लिखना चाह रहे हैं अपन, याद है आपको. आरसी सर्किट में भी अपन टी बाय टाउ लिखते थे, टाउ आरसी हो जाता था, वैसे इस फॉर्मेट में लिखने के लिए आर को नीचे ला लिया तो एल बाय आर हो गया. ठीक है, और ये इस आर को भी इधर भेज देते, तो अल्टीमेटली ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा आपके पास, आई इज इक्वल टू ई बाय आर इंटू 1 माइनस माइनस ऑफ टी बाय टाउ. अब यहां पे दिस हियर, दिस एल बाय आर, ये जो टर्म है उसे अपन टाउ लिखते हैं, इसकी डायमेंशन टाइम की जैसी होगी, तो ये जो टर्म है वो क्या कहलाता है आपका, टाइम कांस्टेंट. तो ये हो जाएगा आपका टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट्स या आरएल सर्किट्स, जैसे भी पढ़ना है. अब याद कैसे रखें, वहां तो आरसी था, सीआर कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आर बाय एल लिख दिया तो गलत हो जाएगा. तो मैं जो याद रखा हूं सिंपल, एबीसीडी से पहले एल आता है, बाद में आर आता है एबीसीडी में, है ना. तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, एल बाय आर. तो और ये जो टर्म देख रहे हैं आप, दिस इज मैक्सिमम करंट. आप चेक करिए, जब आपका टी इनफाइनाइट रीच करेगा, व्हेन टी विल टेंड टुवर्ड्स इनफाइनाइट, ये जो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट विल टेंड टुवर्ड्स 0, 1 माइनस 0 इट विल टेंड टुवर्ड्स ई बाय आर. ठीक है, यानी आफ्टर ए लॉन्ग 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 टाइम आपका जो करंट है वो कितना बन रहा है, ई बाय आर. एंड एट टी इक्वल टू 0 करंट कितना है, वो तो 0 ही है. आप यहां से भी देखेंगे टी इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 0 ही आएगा. सो बढ़िया है भाई. तो ये जो इक्वेशन है इसे आप याद रखेंगे इस तरीके से, आई इक्वल टू आई नॉट विच इज मैक्सिमम करंट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, वेयर आई नॉट इज योर मैक्सिमम करंट, maximum current, that is current at current when t tends to infinite. Okay, and your tau is time constant, जो कि आएगा आपका L by R. So you remember this expression, isn't it similar to the RC circuit, charging RC circuit? क्या था वहां पे फॉर्मूला, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. Q नॉट वाज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और कब होता था मैक्सिमम चार्ज, आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम. और टाउ वहां पे आरसी रहता था, यहाँ पे जो टाउ है वो क्या है आपका L बाय आर. तो वो सारी बातें सेम रहेंगी, आप लिखना चाहें तो लिख लेना. कौन कौन सी, कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट आरसी में क्या होता था, चार्ज 63% हो जाता था. आप पुट करके देख लेना, टी की जगह टाउ रख देंगे तो ये ई की पावर -1 हो जाएगा,
तो 1/e हो जाएगा, 1/e ऑलमोस्ट 0.37 निकलता है, 1 माइनस 0.37 बिकम्स 0.63। तो इन वन टाइम कांस्टेंट करंट कितना इंक्रीज कर जाएगा, 63% पहुंच जाएगा मैक्सिमम का, है ना। और मैक्सिमम कितनी देर में पहुंचेगा, इनफाइनाइट। कैपेसिटर में क्या होता था आरसी सर्किट में कि इन वन टाइम कांस्टेंट चार्ज कितना हो जाता था, 63% हो जाता था वन टाइम कांस्टेंट में, बट टोटल चार्ज होने में कितना टाइम लगता था, इनफाइनाइट। सेम वे हियर, ऑलराइट। So let us understand the characteristic, the graphs of these circuits and what it says. और इसे आप याद रखिए आरसी सर्किट के साइड बाय साइड, यानी आप जहां पे इसे नोट करें उसके साइड में किसके रिजल्ट भी छाप लेना है आपको, आरसी सर्किट्स के, ताकि दोनों एक साथ पिक्चर आपको याद रहेगी तो बढ़िया है, ठीक है। तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ग्राफ बढ़िया चीज है, ये आपको बड़े अच्छे से समझा देता है कि ये एलिमेंट या जो ये यस जो सर्किट एलिमेंट है वो बिहेव कैसे कर रहा है। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जो करंट है वो एक नंबर को अप्रोच कर रहा है विच इज आई नॉट, और जिसकी वैल्यू है ई बाय आर, ठीक है। टी इक्वल टू 0 पे आपका करंट 0 है, एंड दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। बिल्कुल एग्जैक्टली चार्जिंग आरसी का ग्राफ है, बस कोऑर्डिनेट बदल दो आप, आई की जगह क्यू कर दो। जरा याद करने की कोशिश करिए, ये ग्राफ कौन से सर्किट के लिए आया है, ये आपके जो सामने है जिसमें एल भी है और जिसमें आर भी है, इस सर्किट के लिए ग्राफ आया है ना। सिर्फ एल सर्किट का ग्राफ कैसा था, सिर्फ और सिर्फ एल सर्किट का, इट वॉज लाइक दिस स्ट्रेट लाइन। सिर्फ आर सर्किट का ग्राफ कैसा था, मीन्स ओनली आर सर्किट, इट वॉज लाइक दिस। इनको और इनको मिला के आपको क्या मिला, यहां पे जो करंट है वो कहां जा रहा था, इनफाइनाइट, पर यहां करंट किस नंबर को क्रॉस नहीं कर रहा है, ई बाय आर। तो मिला के भी करंट किसे क्रॉस नहीं कर रहा है, ई बाय आर। यहां करंट अचानक से बढ़ जा रहा था, ई बाय आर, बट इंडक्टर के होने से करंट क्या कर रहा है, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। तो इंडक्टर का पर्पज ही यही है कि वो करंट को सडनली चेंज नहीं होने देगा, सर्किट में रखते ही हम इसीलिए हैं, ठीक है। तो आपने देखे होंगे कार्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, या थिएटर में भी आप मूवी देखने जाते हैं ना, तो जैसे ही इंटरवल होता है, इंटरवल के बाद उस थिएटर की जो लाइट्स होती है वो एकदम ऐसी नहीं होती कि भाई जैसे ही स्क्रीन पे इंटरवल लिख के आया थिएटर में बहुत सारी लाइट है एंड नो, आप देखेंगे स्लोली वो लाइट्स ऑन होती हैं। तो क्या वहां पे जो ऑपरेटर है वो ऐसा कुछ रेजिस्टेंस बढ़ाता रहता है क्या सर्किट में, कम करता रहता है, ऐसे लाइट ग्रेजुअली ग्लो करती है, जी नहीं, वो सिंपली स्विच ऑन ही करता है, बट स्विच ऑन करने से लाइट धीरे धीरे अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस पे पहुंचता है, मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है उस बल्ब में वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या यूज कर रहे होते हैं, सिंपली आप एक कॉइल लगा दो, अच्छा इसे कॉइल भी बोलते हैं, जो इंडक्टर है उसे कॉइल भी बोलते हैं। तो आप अपने सर्किट में बल्ब, जो आपकी बल्ब है उसके साइड में आप क्या भी लगा देते हैं, एक इंडक्टर लगा देते हैं, और इंडक्टर क्या कर देता है, करंट को धीरे 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 इंक्रीज करने देता है। तो आपकी जो लाइट है वो अचानक से ऑन होने की बजाय ग्रेजुअली ऑन होती है। यही फंक्शन कहां पे भी दिखता है, अपने कार्स में, है ना। ऑटोमेटिक डोर लाइट्स होते हैं कार में, कि जैसे आपने कार बंद किया और दरवाजा खोला तो केबिन लाइट्स ऑन हो जाती है, और वो भी क्या होता है, बड़े प्यार से ऑन होती है, बंद भी प्यार से होती है, अचानक से नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पे हमें सडन चेंजेस इन करंट नहीं चाहिए, वहां पे आपकी हेल्प कौन कर सकता है, इंडक्टर। अब भाई देखो करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ चार्ज है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इलेक्ट्रॉन भाग रहा है उसको थोड़ा पकड़ लेते हैं, नहीं चलो रोक लो धीरे धीरे जाओ, यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। तो फिर ये एलिमेंट्स आप यूज करते हैं जो आपको करंट में डिले देते हैं, मतलब आपके करंट को ग्रेजुअली चेंज करने देते हैं। कैपेसिटर लगा दिया भाई, किसी ने कैपेसिटर और उसके सीरीज में रजिस्टर और बल्ब लगा दिया, उसने स्विच ऑन किया, क्या होगा, क्या होगा भाई, बल्ब ग्लो करेगा और खट से बंद हो जाएगा, क्योंकि आरसी सर्किट्स में क्या होता है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम करंट कितना हो जाता है, 0। तो कैपेसिटर
हैवी अपोजिशन प्रोवाइड करता है डीसी करंट को, ध्यान रखिएगा। कैपेसिटर सर्किट में करंट कितना रहता है? 0 आफ्टर सम टाइम। यस। रजिस्टर मीडियम, मतलब रजिस्टर जो है करंट की मैक्सिमम लिमिट को सेट कर देता है भाई कि इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, उतना ही करंट फ्लो होता रहता है। इंडक्टर की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, वो इनफाइनाइट तक भी फ्लो होने देगा, पर अचानक से बदल ले, रातों रात आप अमीर नहीं हो जाओगे। इस टाइप का सिस्टम है ना। आप ग्रो कर सकते हो बट ग्रेजुअली ग्रो करोगे, ठीक है। कैपेसिटर कैसा हो गया? कैपेसिटर एकदम तानाशाह टाइप का हो गया कि आप ग्रो ही नहीं कर सकते, यानी करंट 0 ही रहेगा, है ना। रजिस्टर कैसा हो गया? ऐसे लॉटरी टाइप का सिस्टम कि स्विच ऑफ था तब कुछ नहीं था, स्विच ऑन किया खट से आप मालामाल हो गए, एक कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगा। इंडक्टर कैसा है? इंडक्टर अभी की जो मार्केट इकोनॉमी है उस टाइप का है कि आप कुछ आइडिया लाते हैं और धीरे धीरे आप अमीर बन सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे ये कुछ याद करने के तरीके हैं, अदरवाइज फॉर्मूले तो आपको एज इट इज ही याद रखने हैं। तो ये फॉर्मूला आप समझ ही पा रहे हैं क्या है? I इक्वल टू आई नॉट ई टू दी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ। परफेक्ट। वोल्टेज का भी ग्राफ बना सकते हो आप। वोल्टेज कैसे निकालोगे इंडक्टर के अक्रॉस? इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है L di बाई dt। चलिए देखते हैं कितना निकलता है। So voltage across inductor L di by dt. So L, let us differentiate that term. तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? I नॉट एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e की पावर का डिफरेंशिएशन यही आएगा, साथ में माइनस टी बाई टाउ डिफरेंशिएट होगा, सो माइनस ऑफ 1 बाई टाउ। तो इट इज कमिंग L इंटू आई नॉट माइनस माइनस प्लस इंटू 1 बाई टाउ ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। अब जरा टाउ की वैल्यू पुट कर लेते हैं L बाय आर, सो इट विल बी आई नॉट को ही पुट कर लेते हैं E बाय आर और टाउ को पुट कर लेते हैं L बाय आर। सो L से L कैंसिल, R से R कैंसिल, T बाई टाउ। तो जो VL है उसकी वैल्यू आ रही है E टू दी पावर माइनस T बाई टाउ। मीन्स व्हाट वी आर सीइंग एट T इक्वल टू 0 वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू E। व्हाई? बिकॉज एट T इक्वल टू 0 करंट 0 है। करंट 0 है तो रेजिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, सारा का सारा ड्रॉप किसके अक्रॉस ही हो रहा है? इंडक्टर के अक्रॉस। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। छाप लेना है इसको पेज के ऊपर। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, मतलब करंट, ये मतलब भी लिख लेना नीचे, है ना। बिहेव्स एज ओपन सर्किट मतलब current in the branch containing inductor is 0. Current in the branch containing inductor is 0. ब्रैकेट में ये भी लिख लो, if earlier there was no current in that branch. If earlier there was no current in that branch. ये क्यों लिखवाया मैंने? इंडक्टर को परेशानी करंट से नहीं है, इंडक्टर को परेशानी किससे है? करंट के बदलने से है। तो स्विच क्लोज करने से पहले करंट 0 है, तो स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद भी करंट कितना रहेगा? 0। हाँ, टाइम के साथ चेंज होगा धीरे धीरे। अच्छी बात। अब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी देख लीजिए, वी आर वो कैसे जाएगा? आई आर, आर आपके सामने लिखा हुआ, आई लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा? इस रिजल्ट से देख लो, ई बाय आर इंटू आर, ई रहेगा 1 minus e to the power minus t by tau. So this is how the voltage across resistor changes. दोनों को स्टडी करो, समझ आएगा हमें। तो at t equal to 0, at t equal to 0, what is happening? 0 plus just after closing the key, voltage across inductor E, voltage across resistor 0, current 0। ठीक है। T टेंडिंग टू इनफाइनाइट करा दो भाई, इनफाइनाइट टेंड। तो आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बिकम्स 0। किसी अक्रॉस वोल्टेज 0 हो जाना मतलब वो एक कंडक्टिंग वायर बन गया ना, सही बात। सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बिकम्स 0। यहां पे टेंडिंग लिख रहा हूं मैं,
ठीक है, क्योंकि आप इनफाइनाइट पुट नहीं कर सकते। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर चेक कर लो भाई, ये टर्म जीरो हो जाएगा, इट विल बिकम ई एंड करंट विल अप्रोच टू मैक्सिमम, दैट विल बी ई बाय आर। तो यहां पर निकल के आता है दूसरा पॉइंट कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, और ये आपको पेज के ऊपर वापस छाप लेना है। ऐसे ही पॉइंट मैंने कहां भी लिखवाए थे आपको आरसी सर्किट्स में, उनको भी अभी बताता हूं क्या अंतर है दोनों में, है ना। सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इंडक्टर बिहेव्स एज ए कंडक्टिंग वायर, इंडक्टर बिहेव्स एज ए कंडक्टिंग वायर, मतलब वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा इंडक्टर के अक्रॉस, जीरो। कैपेसिटर की कहानी याद करते हैं आरसी सर्किट्स में। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की, कैपेसिटर के साथ क्या परेशानी है भाई कि वो थोड़ी देर बाद करंट जीरो कर देता है, ये ध्यान रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कभी, है ना। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की कैपेसिटर बिंदास रहता है, फ्लो होने देता है। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की कैपेसिटर बिहेव्स एज कंडक्टिंग वायर। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, मींस ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर, उसमें करंट कितना फ्लो करता है, जीरो। इंडक्टर जस्ट उल्टा है, जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग द की वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कैपेसिटर इनफाइनाइट टाइम पे बिहेव कर रहा था। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की इंडक्टर बिहेव्स एज व्हाट, ओपन सर्किट, ठीक है। एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, जैसा कैपेसिटर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की बिहेव कर रहा था, मतलब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इंडक्टर बिहेव्स एज ए कंडक्टिंग वायर। ये कहानी ध्यान रखेंगे, ठीक है, परफेक्ट। टाइम कांस्टेंट वगैरह तो आप लोग लिख ही लोगे, ठीक है। तो चलो फिर इतना ही रखते हैं इस पार्ट में अपन, और टाइम कांस्टेंट में एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको आता है ना, वही 36-63% वाली कहानी वापस से वही लिख लेनी है, ठीक है। इसके आगे अगले लेक्चर में बताऊंगा कि डीके आरएल क्या होता है। अच्छा, चलते चलते ये समझ लो कि इसे ग्रोथ क्यों बोलते हैं, ग्रोथ आरएल सर्किट। ग्रोथ बोलते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट के, क्योंकि यहां करंट क्या कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, इंक्रीज करता है। और डीके आरएल डेफिनेटली करंट क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो ग्रोथ आरएल किसके जैसा कैलकुलेशन दे रहा है आपको, चार्जिंग आरसी के जैसा। दिमाग को कुछ तो अपने को समझाना पड़ेगा याद रखने के लिए, है ना। तो चार्जिंग आरसी के रिजल्ट किसके साथ साइड बाई साइड में छाप लेना है अपने को, ग्रोथ आरएल। डिस्चार्जिंग आरसी के रिजल्ट किसके जैसे रहेंगे आपके, डीके आरएल, जो मैं अगली क्लास में बताता हूं। So that's it. I hope you enjoyed. Thank you.